नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ही हम लोगों को फोकस रखना है। तो उस संदर्भ में विधान परिषद हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब विधानसभा की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे और अगर संभव होगा तो आज की क्लास में या फिर जब नेक्स्ट वीडियो होगा इसका, उस पे हम लोग विधानसभा से संबंधित या विधान परिषद से संबंधित जो पूरा हमारा सवाल पूछा गया है आयोग द्वारा, तो वो उन सब चीज़ों को ज़्यादा देख लेंगे। तो आप लोग एक चीज़ समझ जाएंगे कि सवाल किस प्रकार से आ रहे हैं। बहुत डीप जाकर नहीं पूछा जाता है यूपीपीसीएस में, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो थोड़ा सा तैयारी में ही आसानी बनी रहती है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो विधानसभा विधानसभा को आप जैसा जानते हैं कि इंग्लिश में हम लोग इसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। इसकी पहली जो चीज है वो देखते हैं संरचना। विधान जो सभा होती है, विधानसभा, राज्य विधानमंडल के दो सदन होते हैं। मैंने आपको पिछली बार बताया था, एक उच्च सदन होता है, एक होता है निम्न। ठीक है, केवल 6 राज्यों में ये उच्च सदन है। आपको नाम भी बताया था मैंने पिछली बार। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं वो 6 राज्य कौन से हैं। उच्च सदन को हम लोग बोलते हैं विधान परिषद और निम्न सदन को बोलते हैं विधानसभा। विधानसभा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार 403 सीटें हैं हमारे यहाँ टोटल विधानसभा की। 403 सीटों पर चुनाव हुआ है, जिसमें 255 सीटें बीजेपी को मिली हैं और उसने सरकार को बनाया है। और ये चुनाव वाला जो डाटा है ना, अभी इतना इम्पोर्टेंट अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। केवल इसमें केवल दो तीन चीजें याद रखिएगा। स्पीकर कौन बनाया गया है, किस पार्टी के थे, और कितनी सीटों पर चुनाव हुआ है, एमएलसी का चुनाव कितनी सीटों पर हुआ है, और साथ में आपको पता होना चाहिए कि विपक्ष का नेता कौन है, उसका नाम क्या है, वो किस पार्टी का है, सबसे यंगेस्ट कौन है और सबसे ओल्डेस्ट कौन है। ठीक है, ओल्डेस्ट कौन चुनाव गया है और सबसे यंगेस्ट कौन चुनाव गया, ये थोड़ा सा आपको एक आइडिया होना चाहिए। क्योंकि कभी कभार एक सवाल अगर ये पूछ लिया जाएगा तो ये बहुत सिंपल है। एक बार आप नाम भी देख लेंगे ना, तो वहां आप जब पेपर हल कर रहे होंगे तो आपको नाम याद आ जाएगा। इसमें ये यहाँ पर देखिए, निचले सदन को विधानसभा कहा जाता है। उच्च सदन जिसका चुनाव जो है हम लोग स्वयं करते हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। अभी हाल में ही चुनाव हुआ है मार्च में, आप जानते हैं, 10 मार्च को जिसका निर्णय आया है। और अनुच्छेद 170 के तहत अनुच्छेद 300 उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की विधानसभा से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। तो इसमें एक लिमिट लगी हुई है, ये आपको समझना पड़ेगी कि किसी भी राज्य में मैक्सिमम जो सीटें हो सकती है वो 500 हो सकती हैं, और जो मिनिमम सीट हो सकती है वो कम से कम 60 तो होनी ही चाहिए। हालांकि सिक्किम और अन्य छोटे जो राज्य हैं, यहाँ पे जैसे 40-45 सीटें ही हैं शायद। गोवा है, यहाँ 40 सीटें हैं, उससे भी कम है। तो यहाँ पर कुछ इनको अलग से अपवाद शुल्क माना जा सकता है और इनको अलग से संविधान में जगह दी गई है कि यहाँ इतनी सीटों पर हो सकता है चुनाव। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो ये आपको लिखना पड़ेगा है। लेकिन अगर सवाल पूछा जाए क्या सभी राज्यों में ऐसा है, तो वो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि सिक्किम में 40 या 42 सीटें हैं, गोवा में 40 से कम सीटें हैं। तो ये आपको एक जानकारी होनी चाहिए। गण पूर्ति का मतलब होता है कि कोरम, हमारा कोरम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, कोरम पूरा हुआ कि नहीं। कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम सदन चलाने के लिए हमें कितना सदस्य चाहिए, उसको कोरम कहते हैं। तो 189(3) याद रखने की जरूरत नहीं है, ये पूछा नहीं जाता। गणपूर्ति 10 सदस्य, सदन के सदस्यों कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर 100 सदस्य हैं तो अगर 100 सदस्य वहां पर आ सकते हैं, तो अगर 10 सदस्य हैं वहां पर तो सदन चलेगा। मतलब उसी भी संख्या का 10वां भाग, सदन के जितने भी सदस्य हैं, सदन सदस्य संख्या का 10वां भाग ही गणपूर्ति कहलाता है। ठीक है, अगर वो गणपूर्ति पूरी नहीं होती है तो ये दायित्व है स्पीकर का कि वो सदन को स्थगित कर देगा, एडजर्न कर देगा और अगली तारीख दे देगा कि कब सदन चलेगा, या 2 घंटे बाद चलेगा या 5 घंटे बाद चलेगा। तब तक लिए वो उसको सस्पेंड कर देते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि लोगों ने सदन का बहिष्कार कर दिया, नहीं शामिल हुए, तो ये सब चीजें उसी से संबंधित है। इसके बाद देख लेते हैं विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यताएं क्या है।
तो जैसे लोकसभा में होता है वैसे सेम यहाँ पर होता है। ये भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु हो जानी चाहिए उसकी, और किसी न्यायालय द्वारा उसको दिवालिया घोषित ना किया गया हो, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ में वो दल बदल जो है, दल बदल के रूप में उसको आहर घोषित न किया गया, उसको हटाया ना गया हो। सदस्य की नहीं हटता है, आप जानते हैं सदस्य कैसे हटाए जा सकते हैं, तो अनुच्छेद 190 में ये दिया गया है। इसका एक आइडिया होना चाहिए आपको। कोई सदस्य संसद या विधानसभा दोनों का सदस्य अगर चुन लिया जाता है तो वो कोई एक ही सीट अपने पास रख सकता है, या तो विधानसभा की सीट रखेगा या संसद की, और उसको ये जल्दी तय करना पड़ेगा। जैसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी थे, तो वो सांसद थे गोरखपुर से, तो उन्होंने अपनी सीट को त्याग करके वो विधायक बने, और इस बार उन्होंने विधायकी को चुनाव डायरेक्ट लड़ाई भी की है। तो ये जो आपको इसका एक आइडिया होनी चाहिए, ठीक है। दो राज्यों के विधानमंडल का सदस्य अगर है, मतलब मान लीजिए एमपी में भी चुन लिया गया, यूपी में भी चुन लिया गया, तो वो जो है किसी एक की सदस्यता रख सकता है, एक उसको छोड़ना पड़ेगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाएगा आपसे, 60 दिन तक सदन की अनुमति के बिना अगर वो अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो उसको उस स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। और 60 दिन की अवधि में ऐसी अवधि सम्मिलित नहीं होगी जिसमें सत्र जो है वो ना चल रहा हो, या निरंतर 4 दिन से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहा हो। ये सब चीजें हैं। तो ये कुल मिलाकर ये कि कोई भी सदस्य जो है अगर 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है सदन से, बिना बताए रहता है, तो उसकी जो है जो सदस्यता है वो समाप्त मान ली जाएगी। इसके बाद आगे देखते हैं वेतन और भत्ते। आप जानते हैं वेतन भत्ते जो है वो विधान परिषद के सदस्यों, विधान परिषद गलत लिखा है, विधानसभा, विधानसभा को वेतन जो भत्ते हैं तो जो विधानसभा ने तय किए थे पहले, वो एक निश्चित विधि के तहत तय कर लिए जाते हैं। शपथ कौन दिलाता है इनको, ये आपको एक आइडिया होना चाहिए। जैसे लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति दिलाता है, या राष्ट्रपति के माध्यम से कोई व्यक्ति उसको चयन कर दिया जाता है, वो उनको दिलाते हैं, सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। तो उसी प्रकार से राज्य के जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित कोई व्यक्ति, मान लीजिए उसने कहा कि फला सचिव दिलवा देगा, मतलब राज्यपाल नामित कर दे किसी को, तो उनके सामने सदस्य जो शपथ ली जाएगी। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, ये सवाल है, इसको जरा आप हल करिए। उसके बाद विधान परिषद और विधानसभा की तुलना अगर आप देख लेंगे तो दोनों में कंफ्यूजन आपको काफी खत्म हो जाएगा। पहले विधान परिषद है, दूसरे विधानसभा है। विधान परिषद राज्य विधानसभा का उच्च सदन होगा और ये निम्न सदन होगा। इसका चुनाव आनुपातिक पद्धति से होता है, मतलब अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। इसका प्रत्यक्ष होता है, हम लोग वोट डालते हैं। आपका भी वोटर कार्ड बना होगा अगर आप 18 साल से बड़े हैं। विधान परिषद स्थायी है, इसका विघटन नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि हर 2 साल पर इसके 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर हो जाते हैं। तो इस बार भी एमएलसी का चुनाव हुआ है, इसको एमएलसी बोलते हैं। जो इसके सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एलसी ये हो गया, और एम मतलब हो गया मेंबर, इसको बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली ये हो गया, और आपका एम मतलब हो गया मेंबर। तो एमएलसी का चुनाव इस बार हुआ है, और स्थानीय निकाय वाले चुनाव हुए हैं। एक तो उसकी 36 सीटों पर चुनाव हुआ है। तो वही यहाँ पर इसने बताया है कि स्थायी सदन, ये स्थायी सदन होता है, और हर 2 साल पर यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं 1/3 वो रिटायर हो जाते हैं। इसके बाद विधानसभा की ओर अगर यहाँ पर फोकस करें, इसका चुनाव हर 5 साल पे होता है, और मान लीजिए बीच में सरकार गिर जाती है तब भी चुनाव करवाया जा सकता है। तो ये आपको एक जानकारी मैंने दी यहाँ पर कि अगर सामान्य स्थिति रही तो लगभग लगभग 5 साल का कार्यकाल विधानसभा का होता है। 5 साल कोई भी गवर्नमेंट रह सकती है। इसके बाद कुछ मुख्य पॉइंट और भी हैं यहाँ पर। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या की 1/3 होती है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 403 है, तो इसके 1/3 कितना बना, ये बना आपका लगभग लगभग 130-132 सीटें, ठीक है। इतनी आपको ये लगभग आपकी सीटें बन रही है, 133 सीटें। तो मैक्सिमम उत्तर प्रदेश में 133 सीटें हो सकती हैं विधान परिषद के सदस्यों में।
इसका 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन वर्तमान में कितनी है, 100। और 40 से कम किसी अवस्था में नहीं हो सकती, 40 से कम भी नहीं होगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर विधान परिषद की सीटों का ब्रैकेट आ जाए तो 40 से लेकर सदस्य संख्या का 1/3, 1/3 ये एक ब्रैकेट है आपका, ये आपको पता होना चाहिए। और विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी मैक्सिमम हो सकती है, 500। तो इसका कितना ब्रैकेट होगा, 500। मिनिमम कितनी हो सकती है, 60। सिक्किम और गोवा वगैरह को छोड़कर। धन विधेयक के बारे में हम लोगों ने बहुत पहले चर्चा की थी। धन विधेयक वो होता है जिसमें कर संबंधी बातों की कर संबंधी जो बातें होती है वो इसमें होती हैं, या किसी प्रकार का टैक्स लगाना है या टैक्स रिसीव करना, उस प्रकार की बातें धन विधेयक के अंतर्गत आती हैं। धन विधेयक तय कौन करता है, जो स्पीकर होता है वही तय करेगा कि ये धन विधेयक होगा या नहीं होगा। तो आपने देखा होगा आधार का जो बिल आया था संसद में, तो बड़ा बवाल किया गया था विपक्ष मेंबर्स द्वारा कि ये धन विधेयक कैसे हो सकता है, आधार में कौन से ऐसे कर की बात की गई है। क्योंकि धन विधेयक पर एक छत्र राज हो जाता है जो पार्टी बहुमत में होती है, तो उसमें राज्यसभा का जैसे वहां पर कोई रोल नहीं रहता है, ऐसे विधान परिषद का कोई रोल यहाँ पर भी नहीं रहता है। तो धन विधेयक के रूप में आधार बिल को जब पेश किया गया तो बहुत बवाल हुआ कि इसमें तो किसी प्रकार के टैक्स की बात नहीं की गई है, तो धन विधेयक कैसे बोला गया। लेकिन उसको धन विधेयक माना सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि जो अध्यक्ष थे, स्पीकर थे लोकसभा के, उन्होंने आधार को धन विधेयक माना था। तो स्पीकर ही तय करते हैं कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तावित हो सकता है, जैसे वहां पर केवल लोकसभा में होगा, ठीक उसी प्रकार से यहाँ विधानसभा में, यहाँ विधान परिषद में नहीं होगा। इसके बाद विधान परिषद के जो लोग होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते, विधान परिषद के लोग नहीं होते, लेकिन राज्यसभा के होते हैं, याद रखिए। राष्ट्रपति को मैंने आपको पढ़ाया था, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप राष्ट्रपति को चैप्टर दोबारा से पढ़ सकते हैं। सबसे ज्यादा सवाल चुनाव वाले से ही आता है, यही एक लाइन है, इसको जरूर आप कंफ्यूजन दूर करके जाइएगा। वहीं विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने विधानसभा को थोड़ा सा समझ लिया, ये जरूरी भी था। अब इससे संबंधित सवालों को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा थ्योरी बता दी। अब सवालों को जब हल करेंगे तो थ्योरी के साथ उसको जोड़ते हुए हल करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे सवाल जरूर पूछा जाएगा, और ये हर साल लगभग तय होता है कि यहाँ से सवाल आपको मिलेगा। तो चलिए आज इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार।